नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीजी सेट और यूजीसी नेट का जो पेपर वन है दोस्तों, जिसे हम जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, इसकी हम यहाँ पर आपको पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग है दोस्तों। तो जिन्हें भी सीजी सेट का पेपर वन या यूजीसी नेट का जो पेपर वन है उसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को पता चल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, ये क्लास नंबर 24 है दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों को 23 क्लासेस और प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने यूनिट 1 पढ़ चुका है। ठीक है, यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया और यूनिट 8 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यूनिट 8 का भी हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू। ठीक है, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यू पीवाईक्यू चल रहा है। और जो लोग नोट्स पीडीएफ नोट्स खरीदे हैं उन्हें वन लाइनर भी जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूनिट 3, 4 और 8 का। ठीक है, जिन्हें भी पीडीएफ नोट्स लेना है, जो पीडीएफ नोट्स बाय करना चाहते हैं दोस्तों, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर, ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8962530503 पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, बाय कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करके। तो जिन्हें भी खरीदना होगा दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, अभी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप लोगों को दिया जा रहा है। रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे का जो प्राइस चल रहा था, उस पर आप लोग जाके इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप करिएगा 8962530503 पर। ठीक है, जितने भी यहाँ पे मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो थ्योरी हो, एमसीक्यू हो, पीवाईक्यू हो, एडिशनल आपको वन लाइनर और टेस्ट पेपर भी दे दिया जाएगा दोस्तों। अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये यूनिट 8 है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है सीजी सेट का जो पेपर है 4 अक्टूबर 2026 को होने को है। इसमें कुल सिलेबस में पेपर 1 में आपके 10 यूनिट है दोस्तों, जिसमें से ये 5वां यूनिट चल रहा है। हमारा टारगेट है कि आपको 15 सितंबर तक सभी चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड करा दें, ताकि आप लोगों को समय रहते हुए इसको रिविज़न कर सकें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। जो एमसीक्यू सेशन है आज का, उसे 50-50 एमसीक्यू सीरीज चल रही थी दोस्तों, जिसमें लास्ट में हमने देखा था इजी लेवल का जो आपका कंप्यूटर आईसीटी का जो क्वेश्चंस था। आज हम थोड़ा मॉडरेट लेवल पे चलेंगे और इसके बाद एक एडवांस लेवल का क्वेश्चंस का सेशन होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन रैम से सही है? ऐसा कौन सा कथन है जो रैम से संबंध में सही बताता है? यहाँ पर यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, इसकी सामग्री बिजली बंद होने पर सामान्यतः समाप्त हो जाती है, इसका उपयोग केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। देखिए, संबंध में सही जो बात है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर आपका सी है, क्योंकि इसकी जो सामग्री है, जो भी आपका डेटा रहता है, वो बिजली बंद होने पर सामान्यतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्थायी मेमोरी में नहीं रहता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब एक अस्थायी मेमोरी है दोस्तों। और इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित नहीं रहता, बल्कि क्या रहता है, आपका टेम्परेरी बेस में आपका डेटा संग्रहित रहता है। तो बिजली जब भी ऑफ होगा, पावर कनेक्शन ऑफ होगा, तो आप लोगों को रैम से डेटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जैसे कि आपने बहुत सारा ब्राउजर्स ओपन करके रखा है, मान लीजिए जैसे लाइट गोल हुआ तो वो ब्राउजर्स हट जाते हैं, तो वो रैम पर मौजूद रहता है जो भी डिटेल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कैश मेमोरी। मैं आपको थ्योरी क्लास में बताया था कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करना, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा एक्सेस की गति बढ़ाना, इंटरनेट की गति बढ़ाना या वायरस को हटाना। तो कैश मेमोरी दोस्तों सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में जो एक्सेस की गति है, जो भी आपका प्रोसेस होता है, उसको बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें डेटा ट्रांसफर की दर सामान्यतः अधिक होती है? डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फ्लॉपी डिस्क या फिर मैग्नेटिक आपका टेप? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है, उसमें जो डेटा है ट्रांसफर होने की गति क्या होती है? फास्टेस्ट होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डीएनएस। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना, ईमेल को इनक्रिप्ट करना, वायरस को डिटेक्ट करना या वेबसाइट को होस्ट करना? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना होता है आपका डीएनएस। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है, यदि उपयोगकर्ता www.eexample.com टाइप करता है तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने में मुख्य रूप से कौन सेवा सहायता प्रदान करता है दोस्तों? एफटीपी, डीएनएस, एचटीटीपी या फिर एसएमटीपी? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, जैसे हमने अभी पढ़ा ऊपर में, डीएनएस। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? ईमेल को भेजने के लिए
SMTP, FTP, HTTP या POP3? तो सही उत्तर क्या होगा? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है POP3 और IMP में मुख्य अंतर क्या होता है? POP3 केवल ईमेल भेजता है, IMP सामान्यतः ईमेल्स को सर्वर पर सिंक्रोनाइज रखता है। ये POP3 एक वेब ब्राउजर है, ये IMP केवल स्पैम हटाने के लिए यूज होता है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, IMAP सामान्यतः ईमेल को सर्वर पर सिंक्रोनाइज रखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है FTP का मुख्य उपयोग क्या होता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजिंग के लिए या फिर फाइल ट्रांसफर के लिए, ईमेल इंक्रिप्शन के लिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है HTTPS में सुरक्षा मुख्यतः किस तकनीक से संबंधित है? इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, फॉर्मेटिंग या फिर कंपाइलेशन? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंक्रिप्शन। ठीक है। HTTPS में आपकी सुरक्षा इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, जो भी आपका डिटेल्स रहता है, सिक्योरिटी पर्पस उससे बढ़ जाती है दोस्तों, तो इंक्रिप्शन कर देते हैं। ठीक है, सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है किसी वेबसाइट के URL में .edu सामान्यतः किस प्रकार के संगठन से संबंधित है? कमर्शियल, एजुकेशन, गवर्नमेंट या मिलिट्री? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, .edu का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? हमने पढ़ा था दोस्तों, स्टार होता है, बस होता है, रिंग होता है, लेकिन लीनियर प्रोसेसर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी में भी सभी कंप्यूटर सामान्यतः किससे जुड़े होते हैं? स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय डिवाइस से, केवल दो कंप्यूटर से, या फिर सैटेलाइट से, या एक दूसरे से बिना किसी डिवाइस के? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? एक केंद्रीय डिवाइस से आपके स्टार टोपोलॉजी जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल स्विच के खराब होने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? केवल एक कंप्यूटर प्रभावित होगा, केवल या फिर पूरे नेटवर्क का कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है, केवल प्रिंटर बंद होगा, या इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी? भाई स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल स्विच अगर खराब होगा तो आपका जो पूरा नेटवर्क है और कम्युनिकेशन है उससे प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है राउटर का प्रमुख कार्य क्या होता है? अलग अलग नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को रूट करना, केवल दस्तावेज प्रिंट करना, या केवल वायरस हटाना, या केवल डेटा को स्टोर करना? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग नेटवर्क्स के बीच डेटा पैकेट्स को रूट करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्विच और हब में प्रमुख अंतर क्या होता है? स्विच डेटा को अधिक टारगेटेड तरीके से संबंधित पोर्ट तक भेज सकता है, या फिर हब केवल वायरलेस होता है? स्विच इंटरनेट के बिना काम नहीं कर सकता, या हब में कोई पोर्ट नहीं होते? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्विच डेटा को अधिक टारगेटेड तरीके से संबंधित पोर्ट तक भेज सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है IPv4 में कुल कितने संभावित यूनिक एड्रेस हो सकते हैं? 2 to the power 24, 32, 2 to the power 64, 2 raised to the power 128 या 2 raised to the power 16? सही आंसर है दोस्तों 32, ऑप्शन नंबर ए, 2 raised to the power 32। कितने यूनिक एड्रेस हो सकते हैं आपके IPv4 में? 2 to the power 32। जबकि आपके IPv6 में कितना होता है दोस्तों यूनिक एड्रेस? तो 128। ठीक है, 2 to the power 128 होता है, ऑप्शन नंबर सी उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है IPv6 को विकसित करने का मुख्य प्रमुख कारण क्या था? IPv4 एड्रेस की सीमित उपलब्धता, कीबोर्ड की समस्या, या प्रिंटर की स्पीड, या फिर रैम की कमी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, IPv6 को विकसित करने का मुख्य कारण ये था कि जो IPv4 एड्रेस था उसकी सीमित उपलब्धता थी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक प्राइवेट IP एड्रेस है? किसकी बात कर रहा है? प्राइवेट IP एड्रेस की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 192.168.1.10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये आपका प्राइवेट IP एड्रेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है बैंडविड्थ का संबंध मुख्यतः किससे संबंधित होता है? डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी के, या फिर कंप्यूटर का आपका स्क्रीन साइज पर, या स्टोरेज कैपेसिटी ओनली, या CPU टेम्परेचर? सही आंसर है दोस्तों आपका डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी। ठीक है, बैंडविड्थ की आपके किससे संबंधित है? ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन संबंधित है इससे, कैपेसिटी उसकी क्षमता से। नेक्स्ट है लेटेंसी का अर्थ नेटवर्क कम्युनिकेशन में क्या होता है? डेटा ट्रांसमिशन में होने वाली जो देरी होती है। सही आंसर यही है दोस्तों, लेटेंसी मतलब क्या होता है आपका? देरी होना। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन में होने वाली जो देरी है उसको लेटेंसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का IaaS उदाहरण माना जाता है? वर्चुअल मशीन्स और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, वह केवल ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर्स, या फिर केवल वेब मेल, या फिर केवल सोशल मीडिया? सही आंसर है वर्चुअल मशीन्स और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका
SaaS का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा होता है? ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उपलब्ध एप्लीकेशंस, फिजिकल सर्वर खरीदना, नेटवर्क कैपेबल या कंप्यूटर प्रोसेसर। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उपलब्ध। ठीक है, ऑनलाइन उपलब्ध सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही आपका क्या हो गया? SaaS का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है, SaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक, एक प्रकार का ऐसा टेक्निक है जिसमें सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से सीधे ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाता है और इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी का अर्थ क्या है? आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को बढ़ाया घटाना। स्केलेबिलिटी मतलब स्केल करना, मतलब बढ़ाना घटाना। सही आंसर यही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? ऑन डिमांड रिसोर्सेज, रिसोर्स शेयरिंग, स्केलेबिलिटी, अनिवार्य रूप से सभी डेटा का केवल लोकल स्टोरेज। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यही ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य रूप से सभी डेटा को केवल लोकल स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं बोला है, बाकी सभी इसकी क्या है विशेषताएं? ऑन डिमांड रिसोर्सेज, रिसोर्स शेयरिंग एंड स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट है, वर्चुअलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक फिजिकल मशीन पर कई वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स चलाना, कंप्यूटर की स्क्रीन का आकार बदलना, केवल वायरस हटाना या फिर केवल प्रिंटर शेयर करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल मशीन पर कई वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स को चलाना। नेक्स्ट है, फिशिंग एंड फार्मिंग में अंतर क्या होता है? ठीक है, फिशिंग एंड फार्मिंग में अंतर क्या है? फिशिंग में धोखाधड़ी वाले संदेश वेबसाइट के माध्यम से जानकारी हासिल की जाती है, जबकि फार्मिंग में उपयोगकर्ता को गलत वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है। दोनों केवल एंटीवायरस है, या फिर फार्मिंग केवल ईमेल भेजने की तकनीक है, या फिशिंग केवल हार्डवेयर अटैक है? सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, फिशिंग में धोखाधड़ी वाले संदेश वेबसाइट के माध्यम से जानकारी हासिल की जाती है, जबकि फार्मिंग में उपयोगकर्ता को गलत वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप अनाधिकृत आपका जो वेबसाइट्स में जाते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पे ले जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका फार्मिंग के अंतर्गत आएगा, गलत वेबसाइट पे ले जाएगा। कभी कभी आप देखना, कुछ चीज़ों को आप सर्च करते हैं, इस पर टच करते हैं, बार बार वो आपको रीडायरेक्ट कर लेता है किसी पे, फिर आपको कैंसिल बैक करके पीछे जाना पड़ता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका फार्मिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रैंसमवेयर सामान्यता क्या है दोस्तों? डाटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती की मांग करना। ठीक, रैंसम मतलब ही मांग करना ही होता है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती की मांग कर सकना। ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन 2FA का उद्देश्य क्या होता है? ऑथेंटिकेशन के लिए दो अलग अलग फैक्टर्स का उपयोग किया जाता है, दो पासवर्ड को एक ही जगह लिखना होता है, दो एंटीवायरस इंस्टॉल करना होता है, या दो ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑथेंटिफिकेशन के लिए दो अलग अलग फैक्टर्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड की विशेषता होती है? केवल नाम और जन्म वर्ष, केवल 1 2 3 5 नंबर ही लिखना, या फिर लंबा और विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स का मिश्रण करना, या केवल मोबाइल नंबर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नेचर मुख्यतः किस समस्या के सहायता से होता है? देखिए, इसमें लंबा भी होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है नंबर्स होंगे 1 2 3 4, फिर आप कुछ लिख सकते हैं जैसे कि हैश वगैरह लिख लिए, फिर बड़े कैपिटल में ए लिख लिए, छोटे में ए लिख लिए, बड़े में बी लिख लिए, छोटे में बी लिख लिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की एक तरीका होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नेचर मुख्यतः किस समस्या के समाधान में सहायता करता है? सेंडर की ऑथेंटिसिटी और डेटा की इंटीग्रिटी। बात बिल्कुल सही है, डेटा की आपकी इंटीग्रिटी जो होती है और साथ ही साथ जो सेंडर की ऑथेंटिसिटी है, ये आपका डिजिटल सिग्नेचर की समस्या का समाधान में सहायता होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER की प्रमुख विशेषता है? शैक्षणिक सामग्री को उचित खुले लाइसेंस के अंतर्गत उपयोग अनुकूलित किया जा सकता है। बी, सामग्री केवल पेड होती है। सी, इसे केवल ऑफलाइन उपयोग किया जा सकता है। या ऑप्शन डी, इसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शैक्षणिक सामग्री का उचित खुले लाइसेंस के अंतर्गत उपयोग होता है और अनुकूलित किया जा सकता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को। नेक्स्ट है, MOOCs की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि बड़े स्तर पर ये ऑनलाइन कोर्सेज की उपलब्ध कराता है। केवल एक विद्यार्थी के लिए कोर्स है ये, केवल ऑफलाइन शिक्षा, या फिर केवल प्रिंटेड बुक्स है? ये बड़े स्तर पर ऑनलाइन कोर्सेज दोस्तों, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सिंक्रोनियस ऑनलाइन लर्निंग का उदाहरण क्या होता है? रिकॉर्डेड लेक्चर को किसी भी समय देखना, ये एसिंक्रोनियस है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस में निर्धारित समय पर भाग लेना, ये आपका सिंक्रोनियस ऑनलाइन लर्निंग है। PDF डाउनलोड कर लेना, ये एसिंक्रोनियस है। रिकॉर्डेड पॉडकास्ट को सुनना एसिंक्रोनियस है। तो जो लाइव होता है सामने आप, है ना, लाइव टू लाइव चलता है जो चीज़ें, वो आपका सिंक्रोनियस होता है दोस्तों।
ठीक है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन एक साथ होता है। नेक्स्ट है एसिंक्रोनियस लर्निंग में विद्यार्थी एसिंक्रोनियस लर्निंग में विद्यार्थी केवल निर्धारित समय पर लाइव उपस्थित हो सकते हैं, सामग्री को अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग समय पर एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते या केवल क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, सामग्री जो भी रहती है उसको अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग समय पर एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। एसिंक्रोनियस की बात हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट, लर्नर्स एंड असेसमेंट्स को मैनेज करना, या केवल एंटीवायरस चलाना, केवल हार्डवेयर रिपेयर करना, या केवल इंटरनेट कनेक्शन देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि सर बहुत ऑप्शंस को इजी बना दिए। इजी बनाने का मुख्य कारण यही है दोस्तों यहाँ पर कि आप लोग जो यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें थ्योरी में छूट गई है उसको मैं यहाँ पे आपको कवर कराते चल रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? HTTP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है। URL का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गलत। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। DNS एक एंटीवायरस है, नहीं, ये आपका हो गया डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए सामान्यतः किस टैग का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए किस आपका टैग का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आप यहाँ पर वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या अंतर होता है? ब्राउजर वेब संसाधनों को एक्सेस करता है। ब्राउजर क्या करता है? जो वेब में जो भी आपके सोर्सेज संसाधन हैं उसको एक्सेस करता है, जबकि सर्च इंजन वेब पर जानकारी खोजने की सेवा देता है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, दोनों बिल्कुल समान है, गलत है। सर्च इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम है, गलत। ब्राउजर को केवल ईमेल भेजता है, गलत। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राउजर वेब संसाधन को एक्सेस करता है, जबकि सर्च इंजन जो होता है वेब पर जानकारी खोजने की सेवा देता है। एग्जाम्पल हो गया बेस्ट आपका सर्च इंजन कौन सा हो गया? गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों, जबकि ब्राउजर क्या हो गया? गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। सर्च इंजन में कोटेशन मार्क्स, ठीक है, ये कोटेशन मार्क्स का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? एग्जैक्ट फ्रेज खोजने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, सभी परिणाम हटाने के लिए, या पासवर्ड को बनाने के लिए। सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्ट फ्रेज को जो है उसको खोजने के लिए, सर्च करने के लिए। नेक्स्ट है बुलियन ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं एंड गेट, नॉन गेट, ये सब आपने पढ़ा होगा अपने जिन्होंने साइंस का स्ट्रीम लिया होगा वो। बुलियन ऑपरेटर एंड का उपयोग सर्च में सामान्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? दोनों टर्म्स वाले जो परिणामों को सीमित करने के लिए, सभी परिणाम हटाने के लिए, केवल इमेजेस खोजने के लिए, या वेबसाइट को बंद करने के लिए। सही आंसर है दोस्तों, सही ऑप्शन है दोस्तों, दोनों टर्म्स वाले परिणामों को सीमित करने के लिए बुलियन ऑपरेटर एंड का सर्च में उपयोग किया जाता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक बैकअप डेटा का सर्वोत्तम उद्देश्य है? डेटा लॉस होने पर उसे पुनः प्राप्त करने में सहायता मिलता है, इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना होता है, रैम को स्थायी बनाना होता है, या वायरस बनाना होता है दोस्तों। तो बैकअप, डेटा बैकअप ही लिखा है कि डेटा लॉस होगा उसके बाद पुनः मिल सकता है, इसको बोलते हैं डेटा, उसका सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऑप्शन ए से। नेक्स्ट है 3-to-1 बैकअप स्ट्रेटेजी में 3 समानता किसे दर्शाता है? डेटा की कम से कम 3 कॉपी, या फिर 3 पासवर्ड्स, या 3 कंप्यूटर्स, या 3 आपका एंटीवायरस। सही आंसर है दोस्तों डेटा की कम से कम 3 कॉपीज होना 3-to-1 बैकअप स्ट्रेटेजी का मेन पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट को किस में बदल दिया जाता है? इंक्रिप्शन को प्लेन टेक्स्ट में किस में बदला जाता है? साइपर टेक्स्ट, मेटा डाटा, हाइपर टेक्स्ट, या सोर्स कोड। सही आंसर है दोस्तों साइपर टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इंक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट को किस में बदला जाता है? साइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सामान्यतः इंक्रिप्शन और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, जनरली पूछ रहे हैं। ऑप्शन है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही सीक्रेट की का उपयोग होता है। ऑप्शन बी केवल पब्लिक की का उपयोग होता है। ऑप्शन सी कोई इसमें कोई की नहीं होता, या फिर केवल पासवर्ड को डिलीट किया जाता है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही सीक्रेट की का उपयोग किया जाता है सिमेट्रिक आपका इंक्रिप्शन में। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में सामान्यतः कितने कीज का उपयोग होता है? 1, या फिर 2 पब्लिक की और 1 प्राइवेट की, या फिर 3, या फिर 4। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें 2 पब्लिक की और 1 प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रोम सामान्यतः नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कैश मेमोरी सीपीयू के डेटा एक्सेस को तेज करने में सहायता करता है।
सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रैम एक वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है, रोम सामान्यतः नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी है, और कैश मेमोरी सीपीयू के डेटा एक्सेस करने में तेज करने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी तीनों ही सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस रिजॉल्व करने में सहायता करता है। एसएमटीपी मुख्य ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। एफटीपी का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसलिए ये तीनों ही कथन सही है दोस्तों। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करने में सहायता प्रदान करता है डीएनएस। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मुख्यतः ईमेल भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रोटोकॉल है। एफटीपी भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसमें फाइल ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक साइबर सिक्योरिटी से संबंध सही युग्म है? फिशिंग धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। रैंसमवेयर डेटा को एन्क्रिप्ट करने का फिरौती मांगना। ऑप्शन सी फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक और को फिल्टर कंट्रोल करता है। उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी आंसर इसके सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फिशिंग क्या है? धोखा से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है। रैंसमवेयर डेटा को एन्क्रिप्ट करने या फिरौती मांगने का प्रयास है। फायरवॉल क्या? एक प्रकार का नेटवर्क ट्रैफिक है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के बना होता है, जो कि आपका जो धोखाधड़ी इसको बचाने के लिए कंट्रोल करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसोर्सेज को आवश्यकता के अनुसार स्केल किया जा सकता है। SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में उपयोगकर्ता को सामान्यतः पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ता है। IaaS में वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा सकता है। सही उत्तर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, केवल 1 और 3 सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में उपयोगकर्ता को सामान्यतः पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना नहीं पड़ता, बल्कि इसमें आपका सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक लाइव ऑनलाइन क्लास आयोजित करता है। ठीक है, एक शिक्षक क्या कर रहा है? लाइव ऑनलाइन क्लास आयोजित कर रहा है, जिसमें विद्यार्थी उसी समय प्रश्न पूछ सकता है और उसे शिक्षक तुरंत उत्तर देता है। ये किस प्रकार का लर्निंग का उदाहरण है? तो ये आपका सिंक्रोनियस लर्निंग का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपका लाइव कम्युनिकेशन चल रहा है और ये एक प्रकार का 2 वे कम्युनिकेशन है ऑन टाइम। ठीक, इसलिए ये सिंक्रोनियस लर्निंग के अंतर्गत आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और सभी विषयों को पढ़िए पूर्णतः निःशुल्क हमसे जुड़ करके दोस्तों। सभी विषयों को आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ना केवल कंप्यूटर बल्कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, मैथ्स, रीजनिंग, CDP सभी चीज़ों को आप लोग डिटेलिंग के साथ पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।